बहुत लंबे सफर पे जाना, 12-15 घंटे के लिए बैठे रहना, वो अ स्ट्रिक्ट नो है। इसीलिए घर पर अपने किसी भी सिम्टम्स को लेकर मत बैठे रहिए, हॉस्पिटल तक पहुंचिए, अपनी परेशानी अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के साथ साझा करिए, वो आपके उस हिसाब से टेस्ट कराएंगे एंड देन शी विल डिसाइड कि ये आपकी बॉडी के लिए नॉर्मल है या आपको इसमें आगे कुछ मेडिसिन एक्स्ट्रा लेने की जरूरत है। हमको आयरन रिच एंड कैल्शियम रिच चीजें लेनी चाहिए। अल्ट्रासोनोग्राफी प्रेगनेंसी में 100% सेफ प्रोसीजर है। हर महीने फॉलो अप लीजिए पहले 7 महीनों तक, उसके बाद हर 15 दिन में फॉलो अप लीजिए 8वें महीने में, और 90वें महीने में हर 7वें दिन डॉक्टर से जाके मिलिए। आपके कार्यक्रम का नाम है जानना जरूरी है। तो प्रेगनेंसी के अपने कॉम्प्लिकेशंस, प्रेगनेंसी के अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज, अपनी हर चीज को अपने डॉक्टर से जानिए। नमस्कार, मैं दीपांजलि। इंडियन न्यूज के इस कार्यक्रम जानना जरूरी है में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ आज मौजूद है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता पात्रे जी, जिनसे आज हम गर्भावस्था से जुड़ी जानकारी लेंगे। संगीता जी, आपका स्वागत है इंडियन न्यूज के स्टूडियो में। संगीता जी, मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि प्रेगनेंसी क्या है? दीपांजलि जी, प्रेगनेंसी गर्भावस्था जिसमें कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है, यानी कि वो अपने जैसे एक दूसरे स्पीशीज को, मतलब बच्चे को जन्म देती है, उस पूरे प्रोसेस को, जो कि हमारे ह्यूमन बींग्स में 9 महीने 280 डेज का प्रोसेस रहता है, उस पूरे प्रोसेस, उस पूरी ड्यूरेशन को हम लोग प्रेगनेंसी या गर्भावस्था कहते हैं। इसके बाद का जो समय होता है उसको हम लोग पोस्टपार्टम गर्भावस्था के बाद का समय कहते हैं। शुरुआती के 3 महीनों में महिलाओं को खान पान कैसे रखना चाहिए? अच्छा दीपांजलि जी, जो पूरी प्रेगनेंसी है, जो हम एक फीमेल की लाइफ में प्रेगनेंसी बहुत ही खूबसूरत 9 मंथ्स होते हैं एक कपल की लाइफ में। हम पूरी प्रेगनेंसी को बेसिकली 3 तिमाही में डिवाइड करते हैं। हम डॉक्टर्स उसको 3 ट्राइमेस्टर्स कहते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसमें पहले 3 महीने होते हैं, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना। सेकेंड तिमाही जिसमें चौथा, 5वां, 6वां महीना होता है, और तीसरी तिमाही 7वां, 8वां, 9वां महीना। इन तीनों तिमाहियों में प्रेगनेंसी को बांटने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि हम उस समय हर एक प्रेगनेंसी के टाइम के हिसाब से पेशेंट का डाइट, प्रिकॉशंस, एक्सरसाइज और बाकी अन्य चीज़ों को रेगुलराइज कर सके। साथ में इन तीनों ही ट्राइमेस्टर्स में बच्चे का डेवलपमेंट और विकास अलग अलग तरह से होता है, इसलिए उस पूरे ड्यूरेशन में हमको बच्चे के हिसाब से माँ को किस तरह की कवरेज देनी है वो डिसाइड कर सकें। तो आपने मुझसे पहले तिमाही के बारे में, पहले 3 महीने के बारे में पूछा है, तो मैं बता दूं कि पहले 3 महीने जो प्रेगनेंसी के होते हैं उसमें बच्चे का विकास होता है, यानी कि एक सेल, माता का एक ओवम और पुरुष का एक स्पर्म जो फ्यूज होके एक बच्चे का पहला सेल बना है, वो पहला सेल अब एक पूरा बच्चा बनेगा। तो उसके ऑर्गन्स बनते हैं उस समय पे, उसके शरीर के अंग बनते हैं, उसमें संरचनात्मक चीज़ों का बढ़त होता है। इसलिए ये पहले 3 महीने में जो डाइट है माता की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन्हीं 3 महीने में सबसे ज़्यादा माताओं को उल्टी, नौजिया, वीकनेस, चक्कर, इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। फिर भी इस 3 महीने में हम सजेस्ट करते हैं फॉलिक एसिड रिच डाइट लें, जो कि हरे पत्तेदार सब्जियों में है, पनीर में है, दूध में है, दही में है। जितना भी अगर ये ले सकती हैं गर्भवती माताएं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और अगर इस समय पे फॉलिक एसिड की कमी होती है तो जो पेट में पल रहा बच्चा है उसमें बहुत सारी विकृतियां उत्पन्न हो सकती है, जिसको कि हम लोग न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कहते हैं। ऐसी स्थिति में फिर वो बच्चा आगे सर्वाइव नहीं करता। इसलिए पहले 3 महीने में फॉलिक एसिड नाम की जो दवाई होती है, दवाई भी होती है, उसका सप्लीमेंटेशन 5 मिलीग्राम किसी भी समय दिन में एक बार अति आवश्यक है, और ये हमारे आंगनबाड़ी में मुफ्त मिलता है। देखिए अगेन, जब हम लोग प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम पूरी प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ट्रैवलिंग डिपेंड करता है कि वो गर्भस्थ जो माता है उनका अपना रख रखाव, उनका अपना शरीर कैसा है। कुछ जो पेशेंट्स रहते हैं वो बहुत सेंसिटिव रहते हैं, उनका जो बच्चेदानी का मुंह रहता है वो उतना ताकतवर नहीं रहता है कि वो प्रेगनेंसी को अच्छे से होल्ड कर सके। ऐसी माताओं के लिए प्रेगनेंसी इज अ स्ट्रिक्टली नो नो नो, यू डोंट हैव टू ट्रैवल।
स्टे इन योर होम, स्टे इन वन प्लेस, ज्यादा सीढ़ियां भी ना चढ़ें। और जो मैं बता रही हूँ आपको शब्द बच्चेदानी का मुंह, वो हम सोनोग्राफी से पता कर सकते हैं कि बच्चेदानी का जो मुंह है वो कितना मजबूत है बच्चे को अंदर होल्ड करने के लिए। पहला। दूसरा, जो नॉर्मल वर्किंग महिलाएं होती हैं वो ट्रैवल करती हैं, लाइट ट्रैवल जिसमें रोड अच्छा है, आप 2 व्हीलर से जा रहे हो या 4 व्हीलर से जा रहे हो, दैट इज ओके। बट बहुत हैवी ट्रैवलिंग, बहुत लंबे सफर पे जाना, 12-15 घंटे के लिए बैठे रहना, वो अ स्ट्रिक्ट नो है। कौन से महीने में, है ना, जैसे कि आप बताए हैं 3 हम जी। डिवाइड करते 3 मंथ में, तो कौन कौन से महीने में बच्चे के अंग विकसित होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया अभी दीपांजलि जी कि पहले जो 3 महीने होते हैं उसमें बच्चे में संरचनात्मक विकास होता है, यानी कि एक बच्चा जब माँ के पेट के अंदर रहता है तो उसमें 2 चीजें होती हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि बच्चा बढ़ेगा भी और उसमें नई नई चीजों का विकास भी होगा। तो ये जो डेवलपमेंट वाला प्रोसेस है ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है जो पूरी प्रेगनेंसी में चलते रहता है, मैच्योरिटी पूरी प्रेगनेंसी में आती रहती है। बट जो पहले 5 महीने हैं प्रेगनेंसी के, यानी कि 20 सप्ताह के आसपास का समय, उसमें बच्चे के मैक्सिमम अंगों का विकास हो चुका होता है। और थोड़ा और आगे बढ़े तो 7 to 8 मंथ्स में 28 सप्ताह से लेकर 32वें सप्ताह के आसपास एक बच्चा के सारे अंगों का विकास लगभग पूर्ण हो चुका होता है। सिर्फ लंग यानी कि फेफड़े, स्किन का विकास थोड़ा सा लेट होता है। देखिए उसको बहुत इजीली समझा जा सकता है। जब बच्चा माँ के पेट के अंदर रहता है तो उसको नाल के द्वारा ऑक्सीजन, खाना पानी मिल रहा होता है, इसलिए बच्चे को अपने फेफड़े की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है माँ के पेट के अंदर। इसलिए ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, भगवान ने ऐसा ही बनाया है कि फेफड़े की मजबूती सबसे लास्ट में हो ताकि वो बाहर आए, एक्सपैंड करे और सांस ले। तो लंग मैच्योरिटी सबसे लास्ट में होती है और स्किन मैच्योरिटी सबसे लास्ट में होती। बाकी बच्चे का विकास लगभग 5 से 6 महीने के अंदर पूर्ण रूप से हो चुका होता है। इसलिए आप सुने भी होगी कि फॉरेन कंट्रीज में 6 महीने के बच्चे को बचाया जा सका या 7 माह के बच्चे को बचाया जा सका क्योंकि उनके अंगों का विकास पूर्ण रूप से हो चुका था। हमारे इंडिया में अभी भी हम लोग इस चीज में थोड़े से पीछे हैं, इसलिए हम लोग को गर्भावस्था में ज्यादा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। प्रेगनेंसी के वक्त तो महिलाओं को कई सारी समस्या होती है, जैसे कि पैर में सूजन आ जाना, कमर में दर्द होना, ऐसा क्यों होता है? देखिए इस चीज को समझने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा कि प्रेगनेंसी को बेसिकली आगे कैसे लेके चलना है ना, तब हम समझ पाएंगे कि इसके प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस किन किन कारणों से हो रहा है। देखिए एक जब महिला जब प्रेग्नेंट होती तो सबसे पहली बात जो मैं बताना चाहूंगी अपने पढ़े लिखे मरीजों को भी, अपनी जो गरीब माताएं हैं उनको भी, प्रेगनेंसी और गर्भावस्था एक एब्सोल्युटली नॉर्मल थिंग है। ये कोई बीमारी या कोई डिसीज नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास बहुत सारे मल्टीपल कंप्लेंट्स लेके, तो मैं बेसिकली उनको ये कहना चाह रही हूँ कि प्रेगनेंसी इज एन एब्सोल्युटली नॉर्मल थिंग। हाँ, हमारे जो हार्मोन्स रहते हैं, जो एक फीमेल बॉडी के हार्मोन्स रहते हैं, उनमें जरूर चेंजेस होते हैं। तो उन हार्मोनल चेंजेस के कारण कुछ परेशानियां होती हैं, जैसे कि नौजिया यानी कि उल्टी, जी में चिल्लाना, उल्टी आना, चक्कर आना, ये सब, बैक एक होना, वीकनेस लगना और किसी भी काम में मन नहीं लगना, जो आपका खाने का जो टेस्ट था वो पूरा बदल जाना, ये हार्मोनल चेंजेस के कारण हुआ है। ठीक है, तो इस बात को समझना है कि ये हमारी नॉर्मल चीजें हैं, ये हार्मोनल चेंजेस के कारण हुआ है। लेकिन इनको आप अपने डॉक्टर के साथ जरूर साझा करिए कि हाँ मुझे ये परेशानी हो रही है, और ये डॉक्टर उस चीज को बताएगा कि आपके लिए ये नॉर्मल है या आपके लिए ये एक एबनॉर्मल है। तो जैसा कि आपने मेरे से पूछा पैरों में सूजन, ठीक है, पैरों में सूजन अमूमन प्रेगनेंसी में होती है, ये एक नॉर्मल चीज है। लेकिन एबनॉर्मेलिटी क्या है? अगर किसी मरीज को थायराइड की परेशानी हो रही है, थायराइड की परेशानी आप ब्लड टेस्ट से पता कर सकते हैं। अगर किसी मरीज का बीपी बढ़ा हुआ है, अब प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर का बढ़ना या शुगर का बढ़ना बहुत ही खतरनाक चीजें होती, तो उसके पैरों में सूजन होगी। इसीलिए घर पर अपने किसी भी सिम्टम्स को लेकर मत बैठे रहिए, हॉस्पिटल तक पहुंचिए, अपनी परेशानी अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के साथ साझा करिए, वो आपके उस हिसाब से टेस्ट कराएंगे एंड देन शी विल डिसाइड कि ये आपकी बॉडी के लिए नॉर्मल है या आपको इसमें आगे कुछ मेडिसिन एक्स्ट्रा लेने की जरूरत है या नहीं। तो इनके कारणों में से जो मुख्य कारण, क्योंकि आपने मुझसे कारण पूछे, तो कुछ मुख्य कारण है ब्लड प्रेशर का बढ़ना,
सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरा, खून की कमी होना, जो कि हमारे भारतीय सेटअप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमको एक गर्भवती महिलाओं को इन्वेस्टिगेट करना होगा, यानी उनकी जांचें करानी होंगी। ठीक है, वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जुड़े रहिए इंडियन न्यूज के साथ। बिग ब्रेकिंग फॉर पेरेंट्स। सीबीएसई के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हाइब्रिड लर्निंग, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम एंड स्किल अप इनिशिएटिव के तहत दुर्ग जिले के एकमात्र स्कूल इंडो आईटी स्कूल को सीबीएसई ने जिम्मेदारी दी है। शुरुआत में 8 to 12 के स्टूडेंट्स को इस योजना में शामिल किया जाएगा। इसके तहत देश की नामी कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट, यूनिसेफ, यूनेस्को स्टूडेंट्स को वर्चुअल मोड में गाइड करेंगी। स्टूडेंट्स को प्राइवेट, गवर्नमेंट व अन्य रोजगार के बारे में जानकारी दी जाएगी। हाय स्नेहा, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आती। क्या बताऊं, मेरा तो पूरा समय बच्चे के पीछे ही निकल जाता है, पर तू बड़ी रिलैक्स दिखती रहती है, बात क्या है? वो तो रहूंगी ही ना। मैंने एक स्मार्ट डिसीजन जो ले लिया है, अपने बच्चे को इंडो आईटी स्कूल के बोर्डिंग में एडमिशन दिलाकर। ऐसा क्या है वहाँ जो तू इतनी रिलैक्स रहती है? अरे मेरा बेटा मॉर्निंग 7 to 5 तो वहीं बिजी रहता है। सबसे अच्छी बात, वहाँ का एजुकेशन और रिजल्ट दोनों ही शानदार है। हाइजीनिक ब्रेकफास्ट, लंच, ये सब डाइटिशियन की देखरेख में करता है। तुझे पता है, वो बच्चों का ध्यान बिल्कुल स्मार्ट पेरेंटिंग की तरह ही रखती है। और तो और शाम को ऑफिस से आने के बाद भी कोई टेंशन नहीं, शाम को नाश्ता वहीं से करके आता है। दूसरी बात, वहाँ खेलकूद, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस एंड अदर एक्टिविटीज का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, जिससे बच्चे फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फिट रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स के लिए कैंपस में ही ट्यूशन क्लासेस अरेंज की गई हैं, इसलिए तो मैं बिल्कुल रिलैक्स रहती हूँ। मीन्स होम अवे फ्रॉम होम। हाँ, इसलिए तो मैं भी तुझे कहती हूँ, बी स्मार्ट एंड टेक द राइट डिसीजन फॉर योर किड। आखिर ये इंडो आईटी स्कूल है कहाँ? इंडो आईटी स्कूल, कुरुद रोड, कोहका भिलाई। फोन 9303561235। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ जुड़ी हुई है संगीता पात्रे जी, जिनसे हम गर्भावस्था से और जुड़ी जानकारियाँ लेंगे। जी संगीता जी, बताइए कि 9 महीने प्रेगनेंसी के कौन कौन सी डाइट रखना चाहिए महिलाओं को? दीपांजलि जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूरे 9 months ऑफ प्रेगनेंसी में हमको बहुत ही बैलेंस्ड डाइट रखना चाहिए। एंड द क्वेश्चन अराइव्स कि बैलेंस्ड डाइट क्या है। प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने में एक बच्चा एक सेल से पूरा 3-3.5 किलो का बच्चा बनता है। उसकी हड्डियां बनती है, मांसपेशियां बनती है, उसको उतना ही ब्लड की भी ज़रूरत पड़ती है बच्चे को। हमको आयरन रिच एंड कैल्शियम रिच चीज़ें लेनी चाहिए। लगभग पूरी प्रेगनेंसी में 1 ग्राम आयरन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हमारे जितने भी आंगनवाड़ी संस्थान हैं वो 100 आयरन और 100 कैल्शियम की टैबलेट्स हर गर्भवती महिलाओं को देते हैं। उसके अलावा भी आप अपनी डाइट में आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन युक्त चीज़ें रख सकते हैं। आयरन के लिए हम चना, गुड़, देखिए बहुत महंगी चीज़ों पे जाएंगे तो हम अपनी जो गरीब महिलाएं हैं उनको मदद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो प्रैक्टिकल, जो व्यवहारिक चीज़ें हैं उनको यूज़। अब अगर मैं ये कहूँ कि हर किसी मरीज को कि आप किशमिश खाइए रोज़ या चुकंदर खाइए, तो मार्केट में उनके रेट्स का अंदाज़ा हम सबको है। इसीलिए हम इजी ऑप्शंस तलाशते हैं जो हमारे घर में इजीली अवेलेबल है। हम सबके घरों में चना अवेलेबल होता है, गुड़ अवेलेबल होता है। छत्तीसगढ़ के गांव तरफ ये बहुत अच्छी बात है कि बाड़ी में लोग भाजियां लगाते हैं। तरह तरह के ग्रीन वेजिटेबल्स अवेलेबल है। नींबू का सेवन करें, नींबू में विटामिन सी रहता है। ऑरेंजेस ले, बी कॉम्प्लेक्स अपने आप को सप्लीमेंट करने के लिए पनीर, अंडे, जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं उनके लिए नॉन वेजिटेरियन फूड्स लें। जो नॉन वेजिटेरियन फूड्स नहीं खाते उनके लिए सोया बड़ी भी हमारे आंगनवाड़ी हेल्थ वर्कर्स महिलाओं को प्रोवाइड करते हैं। अभी बहुत अच्छे प्रोग्राम्स चल रहे हैं गवर्नमेंट के, जननी सुरक्षा योजना एंड नेशनल रूरल हेल्थ मिशंस। इन सब प्रोग्राम्स के अंडर गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी में एक टाइम का खाना भी मिलता है। तो उन फूड सप्लाईज को यूज़ करें और बाकी अपना बैलेंस्ड डाइट रखें। दाल, चावल, रोटी, सब्जी के अलावा दूध, अंडा, दही, मछली, नॉन वेज में चिकन, अगर वेजिटेरियन है तो सोया, ये सारी चीज़ें आपकी डाइट में सप्ताह में 1 बार या 2 बार नहीं, रेगुलरली हर दिन की आपकी डाइट में ये सारी चीज़ें सप्लीमेंट होनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को कैसे पता चलेगा कि उनका बच्चा स्वस्थ है?
दीपांजलि जी, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जो आंख से देख के आप बता सको कि हाँ इसका बच्चा स्वस्थ है कि नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास, एक ऑब्स्टेट्रिशियन के पास, या गांव में जो मितानिन वर्कर्स हैं या मेडिकल ऑफिसर्स हैं पीएचसी सीएचसी में, उनके पास जाना पड़ेगा। वो कुछ सेट पैरामीटर्स से बता सकते हैं कि ये इनके शरीर का बच्चा अंदर स्वस्थ है कि नहीं, जिसमें कि जो महिला अपना मासिक धर्म बताएगी उसके अनुपात में उस बच्चे का ग्रोथ पेट में ऊपर दिख रहा है कि नहीं। सबसे पहली चीज, बच्चे की धड़कन, अगर बच्चा 3 महीने से 5 महीने का क्रॉस कर चुका है, बच्चे की धड़कन सही मिल रही है कि नहीं। ऑब्स्टेट्रिशियंस अपनी हाथ से जांच करके कई बार पेट में बच्चे के आसपास पानी की मात्रा के बारे में भी बता देते हैं। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो अल्ट्रासोनोग्राफी, सोनोग्राफी या फिर ऑब्स्टेटिक यूएसजी। आजकल सारे सीएचसीज में, हमारे जितने भी सीएचसीज हैं गवर्नमेंट के, दुर्ग में शायद 8 सीएचसीज हैं, वहां पर 9 तारीख और 24 तारीख को सभी माताओं का फ्री चेकअप और जिनको आवश्यकता है उनका फ्री में सोनोग्राफी भी उपलब्ध है। और जो लोग गवर्नमेंट सेटअप में नहीं जाना चाहते उनके लिए मैं बता दूं कि मैं डॉक्टर संगीता पात्रे चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल नेहरू नगर में सुबह 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक अपनी ओपीडी की सेवाएं देती हूं, और इमरजेंसी में तत्काल में मैं वहां पे किसी भी समय पे उपलब्ध रहती हूं, 24 घंटे उपलब्ध रहती है। तो कोई भी माताएं बहनें कहीं से भी है तो मैं उनको सर्विस देने के लिए वहां पर रेडी हूँ। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे संस्थान है जो ये सारी सर्विसेज देते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी 3 तिमाही, जो मैंने आपको पहले बताया था, उन 3 तिमाही में एक सोनोग्राफी होना चाहिए। पहला सोनोग्राफी जो पहली तिमाही में होता है वो ये बताता है कि बच्चे का लोकेशन सही है कि नहीं, बच्चेदानी में ही है, बच्चेदानी के कहीं बाहर एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। फिर दूसरा चीज वो ये बताता है कि बच्चे की धड़कन यानी कि बच्चे में जान आ गई है कि नहीं। जो दूसरी तिमाही की सोनोग्राफी है वो हमें 5वें महीने में करवाना चाहिए, और वो सोनोग्राफी ये बताता है कि बच्चे के हाथ, पैर, दिल, धड़कन, दिमाग, रीढ़ की हड्डी, किडनीज, इन सारी चीजों का सही तरह से विकास हुआ है कि नहीं। ये सोनोग्राफी सबसे ज्यादा जरूरी सोनोग्राफी है। साथ साथ में वो ये भी बताता है कि माँ के शरीर से बच्चे के शरीर तक रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं। उसके बाद हम तीसरी तिमाही में आते हैं। तीसरी तिमाही की सोनोग्राफी 8वें महीने में कराई जाती है। कभी जब हमको डाउट लगता है तो हम 7वें महीने में भी कराते हैं। वो सोनोग्राफी हमें ये बताता है कि बच्चे की ग्रोथ, बच्चे की मैच्योरिटी, बच्चे का पोजीशन, ये सब सही है कि नहीं। इसके अलावा एक आखिरी सोनोग्राफी डिलीवरी डेट के आसपास 1 महीने के अंदर कराते हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि बच्चे का पोजीशन ठीक है कि नहीं, बच्चे का वजन ठीक है कि नहीं, आसपास के पानी की मात्रा ठीक है कि नहीं। ये हमारे पुराने गाइडलाइंस हुआ करते थे। अभी के हमारे नए गाइडलाइंस तो ये कहते हैं कि अगर आप फाइनेंशियली बहुत वेल स्टैब्लिश्ड हो तो आप हर महीने सोनोग्राफी कराओ। और एक और चीज दीपांजलि जी, जो मैं आपके इंडिया न्यूज चैनल के थ्रू लोगों को बताना चाहती हूँ, बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो ये पूछते हैं कि अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में सेफ है कि नहीं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी प्रेगनेंसी में 100% सेफ प्रोसीजर है। आप सबको अपनी प्रेगनेंसी में अल्ट्रासोनोग्राफी जरूर करवाना चाहिए इन सारी जानकारियों के लिए। और अगर कुछ प्रॉब्लम उसमें पता चलती है, कुछ लगती है, तो जरूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन या मेडिकल ऑफिसर, मितानिन दीदी, एएनएम से मिले। ठीक। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर महिलाओं को बोला गया है कि अधिक से अधिक पानी पिया जाए, तो क्या ये जरूरी है? हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही रियलिस्टिक चीज है कि आप प्रेगनेंसी के दौरान अच्छा डाइट तो लें ही, साथ में बहुत अच्छी मात्रा में पानी लें, क्योंकि आपको अपनी बॉडी के अलावा एक और बॉडी को सपोर्ट करना है। ठीक है, अभी उसकी बॉडी के जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स रहेंगे वो भी आपकी ही बॉडी बाहर निकालेगी, इसलिए आपको अ गुड अमाउंट ऑफ पानी पीना, अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दीपांजलि जी, प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं को कई सारी बीमारी हो जाती है, जैसे कि कमर दर्द रहना, हाँ। मोटापा आ जाना, तो ये क्या होता है? सबसे पहले तो ये इसी कारण से होता है अगर आपने प्रेगनेंसी के समय डाइट अच्छा नहीं रखा है तो। देखिए, बच्चे को जो चाहिए वो आपके शरीर से उसको जितना मैक्सिमम मिलेगा वो लेगा। बच्चे को नहीं पता है, जो बच्चा आपके पेट में पल रहा है उसको ये बात नहीं पता है कि आज मम्मी ने खाना नहीं खाया या आज मम्मी ने कैल्शियम का टैबलेट नहीं खाया। देखिए, उसको तो बढ़ना है, और अगर आप अच्छा डाइट नहीं लोगे तो वो उसको जो चाहिए वो आपके शरीर से लेगा ही, और इन टर्न क्या होगा, आपका शरीर वीक होते जाएगा। तो जो सबसे मेजर रीजन देखा गया है मोटापा, वीकनेस, कमर दर्द, इनका यही रीजन देखा गया है
कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो गर्भवती माताएं रहती वो अपना ध्यान नहीं रखती, अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखती। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सारी गर्भवती माताओं से कि अपनी प्रेगनेंसी में अपनी डाइट का और अपना संपूर्ण रूप से ख्याल रखें। अगर डेट से पहले डिलीवरी हो जाए तो क्या वो समस्या पैदा कर सकता है? डेट से पहले डिलीवरी हो जाए तो वो माँ के लिए तो समस्या नहीं क्रिएट करता। बच्चा प्रीटर्म यानी समय से पहले होता है तो वो बच्चे के लिए कभी कभार बहुत सारे समय पे समस्याएं क्रिएट कर सकता है, लेकिन ऐसी समस्याओं में आना ही क्यों है। आप एक रेगुलर फॉलोअप रखिए अपने ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट के पास और इन सारे कॉम्प्लिकेशन से बचिए। फॉलोअप रखना, डॉक्टर के पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, डॉक्टर के पास कब कब जाए? अब ये क्वेश्चन भी आएगा कि डॉक्टर के पास कब कब जाए। जैसे ही आपको अपनी प्रेगनेंसी पता चले कि हाँ भाई आई एम प्रेग्नेंट, पीरियड्स मिस हुए, प्रेगनेंसी टेस्ट किया, 2 लाइन आई, डॉक्टर से मिलिए। आप प्रेगनेंसी चाहते हो या नहीं चाहते हो, जो भी है आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए। उसके बाद अब हर महीने फॉलोअप लीजिए, पहले 7 महीनों तक। उसके बाद हर 15 दिन में फॉलोअप लीजिए 8वें महीने में, और 90वें महीने में हर 7वें दिन डॉक्टर से जाके मिलिए। जी संगीता जी बताइए, प्रेगनेंसी के वक्त जो महिलाएं अत्यधिक रूप से फ़ोन का इस्तेमाल करती है वो कहाँ तक हद सही है? ये दीपांजलि जी, आज के दौर में ये क्वेश्चन बिल्कुल सूटेबल है, बहुत उपयुक्त सवाल है। अगर बहुत ज़रूरत है, आप प्रोफेशनली मोबाइल पे और लैपटॉप पे डिपेंडेंट है तो हाँ बिल्कुल यूज़ करिए। लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए यूज़ करें, तो मोबाइल और लैपटॉप से दूरी बना के रखना ही उचित है प्रेगनेंसी में। डिलीवरी के बाद महिलाओं को अपने खान पान में कैसा बदलाव लाना चाहिए? डिलीवरी के बाद, डिलीवरी के तुरंत बाद से लेकर जब तक आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं तब तक आपकी डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए, आयरन और कैल्शियम रिच होनी चाहिए उस समय आपकी डाइट। और उस समय डाइट से ज़्यादा आपको एक्सरसाइज, अपने पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइजेस, उन पे ध्यान देना है। और सबसे डाइट से भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका फ्लूइड इनटेक, पानी की मात्रा आपको अत्यधिक रूप से ज़्यादा रखनी ताकि आप बच्चे को सुचारू रूप से दूध पिला सकें। आखिरी सवाल, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने आपके दर्शकों को संदेश यही देना चाहूँगी दैट कि प्रेगनेंसी आपकी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल जर्नी है और उसको उतना ही ब्यूटीफुल रहने दीजिए। प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए डॉक्टर के पास जाइए तुरंत। और जैसे कि आप बताएं कि आपके कार्यक्रम का नाम है जानना ज़रूरी है, तो प्रेगनेंसी के अपने कॉम्प्लिकेशंस, प्रेगनेंसी के अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज, अपनी हर चीज़ को अपने डॉक्टर से जानिए। संगीता जी, आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए धन्यवाद। तो ये थी डॉक्टर संगीता जी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिन्होंने प्रेगनेंसी के वक्त महिलाओं को कौन कौन सी समस्या होती है और उससे कैसे बचा जाए इसकी जानकारी दी है। हमारे यह कार्यक्रम जानना जरूरी में है, और भी ऐसी जानकारी हम लेते आते रहेंगे। नमस्कार। बहुत लंबे सफ़र पे जाना, 12-15 घंटे के लिए बैठे रहना, वो स्ट्रिक्ट नो है। इसीलिए घर पर अपने किसी भी सिम्टम्स को लेकर मत बैठे रहिए, हॉस्पिटल तक पहुंचिए, अपनी परेशानी अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के साथ साझा करिए, वो आपके उस हिसाब से टेस्ट कराएंगे एंड देन शी विल डिसाइड कि ये आपकी बॉडी के लिए नॉर्मल है या आपको इसमें आगे कुछ मेडिसिन एक्स्ट्रा लेने की जरूरत है। हमको आयरन रिच एंड कैल्शियम रिच चीजें लेनी चाहिए। अल्ट्रासोनोग्राफी प्रेगनेंसी में 100% सेफ प्रोसीजर है। हर महीने फॉलोअप लीजिए पहले 7 महीनों तक, उसके बाद हर 15 दिन में फॉलोअप लीजिए 8वें महीने में, और 90वें महीने में हर 7वें दिन डॉक्टर से जाके मिलिए। आपके कार्यक्रम का नाम है जानना जरूरी है, तो प्रेगनेंसी के अपने कॉम्प्लिकेशंस, प्रेगनेंसी की अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज, अपनी हर चीज को अपने डॉक्टर से जानिए।